we are going to discuss a very important topic, which is a device based on the motion of charged particle in a magnetic field named as cyclotron. Cyclotron is a device which is used to accelerate charged particle, generally positively charged particle like proton, neutrons and alpha particles up to a very high energies with the help of electric and magnetic field together. Here, this is the diagram for the cyclotron. This is a line diagram और schematic diagram, labeled diagram ये आप कह सकते हो. एक्चुअली ये डिवाइस नहीं है, लेकिन उसके जो बेसिक्स हैं उनको हम लर्न करने के लिए, समझने के लिए इस डायग्राम को यूज करते हैं. तो जो साइक्लोट्रॉन है उसे फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टन ने इन 1934. These two scientists are related from California University. और ये जो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर रहा है, तो अभी मैंने कहा कि ये चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट कर सकता है. तो अब बात आती होगी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को भी एक्सीलरेट कर सकता है. हाँ, उसके लिए भी ये वर्क कर सकता है, लेकिन हम नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं करते. इसको लास्ट में हम लर्न करेंगे कि क्यों ऐसा करते हैं. प्रिंसिपल, अब जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का, वो है कि जब हम चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में देखते हैं, तो सपोज करते हैं या हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है, इस पर उसका पाथ डिपेंड करता है. आपने देखा था कि अगर वो पैरेलल आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन, अगर वो 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के तो सर्कुलर मोशन, और अगर वो किसी एंगल पर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो हेलिकल पाथ फॉलो करता है. तो यहाँ जो हमने इसको बना रखा है, डिजाइन किया हुआ है, वो ये किया हुआ है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर करे. अब इस अरेंजमेंट में क्या है, ये एक वैक्यूम चैम्बर है, एक वैक्यूम चैम्बर है. यहां ये दो सेमी सर्कुलर मेटालिक चैम्बर्स हैं, हॉलो मेटालिक चैम्बर्स, जिन्हें बोलते हैं डीज. डीज का मतलब हुआ ये, जब ये कंबाइंडली प्रोनाउंस किए जाते हैं दोनों तो इसे डीज बोलते हैं, अदरवाइज इसे डी लिखते हैं. तो ये क्योंकि दो है इसलिए हम इसको डीज बोलते हैं. डीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी जो शेप है वो सेमी सर्कुलर होने के कारण क्या है, इंग्लिश लेटर डी को डी जैसी है, इसलिए हम इसे डीज बोलते हैं. जिस भी चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करना होता है, दैट चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द सेंटर of the two semicircular metallic hollow chambers called D's. Center means there is a little gap between the two hollow metallic chambers. इन metallic chambers के बीच छोटा सा गैप होता है, और इस गैप के कारण जो सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है या सोर्स ऑफ एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स है वो इसके सेंटर में कहीं होता है. दोनों डीज को हम एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट कर देते हैं. ऑसिलेटर का काम होता है कि ऑल्टरनेटिवली एक फिक्स टाइम इंटरवल पे जो आप चाहें उस फिक्स टाइम इंटरवल पर इनकी पोलरिटी को वो अल्टरनेटली चेंज करता रहता है, एक के बाद एक, कभी इसको पॉजिटिव कभी इसको पॉजिटिव, ऐसा वो अल्टरनेटली करता रहता है, एक बार इसको एक बार उसको. यहां पर डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगी होती है. ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट का मतलब होता है कि जब चार्ज पार्टिकल हमारा सुटेबली हाई एनर्जी तक एनर्जी गेन कर ले तो फिर इसको हम इस सर्कुलर पाथ से डिफ्लेक्ट कर लेते हैं. तो सर्कुलर पाथ से उसे
डिफ्लेक्ट करते हैं, उसे हटा देते हैं और फिर जहां भी हम ले जाना चाहते होंगे इस हाई एनर्जी पार्टिकल को, चार्ज पार्टिकल को, उसके टारगेट पर सेट कर देते हैं, वहां पहुंच जाता है। तो ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है ये है नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, नॉर्मल टू द बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ज्वाइंटली यहां रोल प्ले कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं करती है, वो चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं करती है। चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट नहीं करती तो हम इसे एनर्जी कैसे गेन कर दिला पाएंगे? तो इसके लिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रखा है कि जैसे ही चार्ज पार्टिकल ये इस गैप पर अपीयर होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगी, एक्सीलरेट करेगी। जितनी टाइम वो गैप पर अपीयर होगा उतने टाइम एक्सीलरेशन फील करेगा। अब देखो क्या होगा, सपोज वेरी फास्ट दिस इज D1 एंड दिस इज D2। With the help of oscillator, suppose at any instant of time D2 is negative and D1 is positive. Here this is a positive charge or source of positive charge. तो ये source of positive charge से positive charge अपने को मिलेगा। Here D2 is very beginning negative. Then this charge particle will be attracted by the D2, ये जो D2 चैम्बर है उसकी ओर ये अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होगा तो एक्सीलरेशन फील करेगा क्योंकि उसको फोर्स में काम कर रहा है, तो ये अट्रैक्ट होगा। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस मेटालिक हॉलो मेटालिक चैम्बर के अंदर आएगा, मतलब जैसे ही वो इनसाइड डी इंटर करेगा, देयर विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हॉलो चैम्बर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड मेटालिक डी जीरो हो जाएगी, बट मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रेजेंट रहेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट रहेगी तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मली इंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और ये एक्स एक्सिस के नाम मूव कर रहा है, तो दोनों का बीच का एंगल 90 हो गया, परपेंडिकुलरली इंटर करेगा। तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट will act in such a way to move the charge particle into circular path। तो वो इस चार्ज पार्टिकल पर इस तरह से काम करेगी कि इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में डाल दे। अब जब ये चार्ज पार्टिकल यहां आएगा तो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के बाद, सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के बाद फिर वो गैप पर अपीयर होगा, यहां इस गैप पर आएगा। तो देयर इज ए मैचिंग बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जैसे ये चार्ज पार्टिकल गैप पर अपीयर होगा, ठीक उसी टाइम पर ये ऑसिलेटर पोलरिटी फिर चेंज कर देगा और पोलरिटी रिवर्स करेगा। तो अब पहले D2 नेगेटिव था, नाउ D2 बिकम्स पॉजिटिव एंड D1 बिकम्स नेगेटिव। अब D1 नेगेटिव होगा तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो D1 की ओर अट्रैक्ट होगा। लेकिन जैसे ही ये इनसाइड सर्कुलर सेमी सर्कुलर चैम्बर इंटर करेगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी और फिर इसको सर्कुलर पाथ मिलेगा। तो ये रिपीटेडली इस सर्कुलर पाथ और गैप पर अपीयर होता रहेगा और यहाँ जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है उसकी हेल्प से हम उसकी पोलरिटी को अल्टरनेटली रिवर्स करते रहेंगे। तो जितनी बार ये चार्ज पार्टिकल गैप पर अपीयर होगा उतने टाइम्स वो एक्सीलरेट होगा, तो उतनी बार उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी। जितनी बार उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी उतना ज़्यादा वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और अल्टीमेटली जब ये चार्ज पार्टिकल हमारा नंबर ऑफ टाइम्स एक्सीलरेट हो चुका होगा तो हम डिफ्लेक्टिंग प्लेट से उसे उसके सर्कुलर पाथ से डिफ्लेक्ट करेंगे, हटाएंगे और फिर टारगेट पर जहां भी हमें उसकी जरूरत है वहां टारगेट पर उसको सेट कर देंगे। प्रिंसिपल, अब अगर प्रिंसिपल को हम डिफाइन करें तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन तो कह सकते हैं कि ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सीलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज बाय मेकिंग इट पास थ्रू a moderate electric field
ए नंबर ऑफ टाइम्स, जैसा यहाँ किया कि मॉडरेट इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम इसे नंबर ऑफ टाइम्स कई बार पास करा दें तो इसे एक्सीलरेट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्यों? क्योंकि जब हम लोग इसके टाइम पीरियड को पढ़ रहे थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में, तो टाइम पीरियड जो है हमारा वो वेलोसिटी और रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा था। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को यूज किया है। अब अगर हम टाइम पीरियड और इसके लिए रेडियस फाइंड करें तो कॉन्सेप्ट हमारा पहले से ही हम जानते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो होगा क्यू बी वी साइन 90 and this magnetic force will used to provide the required centripetal force for the circular motion, which will be equal to mv square by r. Now qvv equal to mv square by r. Here r equal to mv by q. ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड t equal to 2 pi r by v वेलोसिटी, t equal to 2 pi by v, r की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा mv by qv, v से v कैंसिल हो गया, t equal to 2 pi m by qv। ये टाइम पीरियड हो गया। इफ वी वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी देन f equal to 1 by t. Now frequency of revolution f equal to qb upon 2 pi m, ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया। तो ये रेडियस, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अब यहाँ टाइम पीरियड देखो हमारा ये रेडियस और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये साइक्लोट्रॉन डिजाइन किया कि इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी तो भी जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो चेंज नहीं होगा। तो ये लार्जर एंड लार्जर रेडियस में तो रिवॉल्व करता है, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वो चेंज नहीं होता, जिसके कारण यहाँ जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑसिलेटर का होता है ठीक उसी पीरियड पर ये रिवॉल्व करता रहता है। तो ये दोनों रेजोनेंस की कंडीशन में, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है और वो यही फ्रीक्वेंसी होती है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम ही होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन भी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस भी। अब जो चार्ज पार्टिकल है, इफ वी वांट टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल देन we know that magnetic force QVV equal to mv square by r. Now here we want to find the v. So v will be equal to QVR upon m. Kinetic energy half mv square equal to half m q square v square r square by एम स्क्वायर। एम से एम कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा के इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा इसके लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए। लिमिटेशन इस चार्ज पार्टिकल का है कि पहले तो इसे हम बहुत हाई वेलोसिटी तक एक्सीलरेट नहीं कर सकते। We can't accelerate charge particle up to very high velocities with the help of this arrangement. इस अरेंजमेंट को यूज करके हम चार्ज पार्टिकल को बहुत हाई वेलोसिटी तक एक्सीलरेट नहीं कर सकते। क्यों? हाई वेलोसिटी का मतलब होता है कि व्हेन वी अप्रोच c, जब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट को अप्रोच करने लगती है तो ये मेथड हमारा वैनिश करता है, ओबे नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? तो आइंस्टाइन रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन पढ़ो तो ये है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जो रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन है। अब अगर v अप्रोचेज c, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ना हो, उसको अप्रोच करने लगे, तो ये जो वैल्यू होगी इट विल बी
लेस देन 1, डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, क्योंकि बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। तो अभी क्या हो रहा है, अभी इस टर्म को हम जीरो के आसपास कंसीडर कर ले रहे हैं, तो m इक्वल टू m जीरो आ जाता है। लेकिन जब ये b स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की फाइनाइट वैल्यू होगी तो डिनोमिनेटर विल बी लेस देन 1, लेस देन 1 होगा तो वैल्यू ऑफ m मींस मूविंग मास या रिलेटिविस्टिक मास, उसके लिए ये इट विल बी मोर देन द रेस्ट मास, जो एक्चुअल मास है उससे ये ज्यादा हो जाएगा, तो मास इंक्रीज कर जाएगा। मास इंक्रीज करेगा तो ये जो फार्मूला है T इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी, अब मास इंक्रीज करेगा तो जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो इंक्रीज कर जाएगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस कर जाएगी। तो ये चार्ज पार्टिकल, ये जो मैचिंग है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन और पीरियड ऑफ ऑसिलेटर में, ये मिसमैच कर जाएगा, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग हो जाएगा, मतलब चार्ज पार्टिकल अभी अंदर ही रहेगा और पोलरिटी चेंज हो जाएगी, तो जो उसे हर टाइम एक्सीलरेशन मिल रहा है वो अवेलेबल नहीं होगा और ये अरेंजमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो पहला तो कारण ये हो गया कि मास इंक्रीज करता है व्हेन बी अप्रोचेज सी, और इस कारण ये जो आयन है वो गैप पर प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण इस आयन को इसके बाद, इस कंडीशन के अपीयर होने के बाद एक्सीलरेट नहीं कर सकते, इस कंडीशन के अपीयर होने के पहले तक ही हम इससे इस मेथड को यूज कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड इन ए साइक्लोट्रॉन। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास बहुत कम है, वो स्मॉलर मास पार्टिकल है, चार्ज तो है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसका मास बहुत कम है, और जिसके कारण उसे हम वंस या ट्वाइस इस सर्कुलर पाथ में जब वो मूव करता है तो ही वो आउट ऑफ स्टेप हो जाता है, और फिर हम उसके बाद उसे एक्सीलरेट नहीं कर सकते। न्यूट्रॉन को इस मेथड से एक्सेलरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन बीइंग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बाय द डीज। जब वो चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इस जो ये डीज अप्लाई करती हैं चार्ज पार्टिकल पर, और जब इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो हम उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यूजेस हैं साइक्लोट्रॉन के। हाई एनर्जी पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए साइक्लोट्रॉन आर यूज्ड टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई एंड स्टडी द रिजल्टिंग न्यूक्लियर रिएक्शन एंड हैज इन्वेस्टिगेट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, ये एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होते हैं, ये सॉलिड्स को मॉडिफाई करने में यूज होते हैं, जिसको आप बोलते हैं सिंथेसाइज न्यू, इन द सिंथेसाइजेशन ऑफ न्यू मटेरियल्स, और ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को प्रोड्यूस करने में भी यूज होते हैं, जिसे हम हॉस्पिटल्स में डायग्नोसिस में यूज करते हैं।